इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राट 24। आज हमारे साथ हैं हमारे देश के और ख़ास तौर से राट क्षेत्र के ऐसे जाबाज फौजी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर विपरीत परिस्थितियों में अपनी बहादुरी का परिचय दिया और शौर्य चक्र से सम्मानित हुए। सत्येंद्र सिंह जी, हम इनसे रूबरू होते हैं। सर, आप लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र के अंदर जहां -डिग्री में तापमान होता है, 40 डिग्री तक तापमान होता है माइनस में, किस तरह से आप अपनी जज्बात और अपने जो देश भावना है, देशभक्ति की भावना है, वो किस तरह से बरकरार रखते हैं वहाँ पे? थैंक यू गोयल जी। मैं जो देश ने मुझे जितना दिया है, देश से जो मुझे चीज़ें मिली हैं वो मुझे ओतप्रोत करती हैं। अपना ग्रामीण क्षेत्र, ये सब सारी चीज़, हमें बीइंग ए सोल्जर हम इतना हाईली मोटिवेटेड रहते हैं कि हमको माइनस टेम्परेचर वगैरह का ज़्यादा कभी फीलिंग ही नहीं आया। जब माँ भारती की बात आती है, अपने राष्ट्र की बात आती है, तो एक सामान्य आदमी की भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसमें तापमान कभी मायने नहीं रखता है। सर, अभी आपने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम आतंकवादियों को जिंदा भी पकड़ें। आपने उद्बोधन दिया था, आपने कहा कि जब तक आतंकवादी होते हैं वो सामान्य घरों में घुस जाते हैं और उनकी आड़ के अंदर फायरिंग करते हैं। आपके सामने दो कर्तव्य होते हैं कि उस परिवार को भी बचाना और आतंकवादियों को ढेर करना। उस वक्त आप किस तरह से निर्णय लेते हैं? मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत से सफल अभियानों का हिस्सा रहा हूँ, परंतु आज तक मेरे किसी भी अभियान के दौरान सिविल कैजुअल्टी नहीं हुई है। जैसा कि कानून में भी कहा गया है कि हजार गुनाहगार बच जाएं, बट एक बेगुनाह आदमी की कुछ नुकसान ना हो जाए। तो हमारे राष्ट्र का एक एक नागरिक हमारे लिए धरोहर है, कीमती है। हम तब तक बहुत ही नपे तुले ढंग से अभियानों को अंजाम देते हैं और ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करते कि जिसमें सिविल कोई कैजुअल्टी हो जाए। तो मैं इस मामले में लकी हूँ कि मैंने बहुत सारे अभियानों में सम्मिलित हुआ और टेररिस्ट न्यूट्रलाइजेशन भी हुआ, परंतु एक भी सिविल कैजुअल्टी हमने नहीं दी। तो हमारा देश का एक एक नागरिक हमारी प्राथमिकता है। सर, अभी आपने उद्बोधन में भी कहा था कि मेरे सामने सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर आतंकवादी था। उस स्थिति में आदमी मौत सामने देखता है, पिंडलियाँ काँपने लग जाती हैं, आंखों में अंधेरा आ जाता है। किस तरह से आपने मजबूती से उसका मुकाबला किया? ये मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि समझो, या मेरे साथी लोग समझो, या बहरोड की जनता का प्यार प्रेम समझो, या इस देश का नागरिक होने के नाते कभी नकारात्मक भाव मेरे जीवन में ना आए। और ना मैंने कभी सोचा, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि मैं अगर नकारात्मक भाव वाली चीज़ें होती तो मैं उस टीम का हिस्सा नहीं होता। जिस टीम का मैं हिस्सा हूँ, उस टीम की पहली प्राथमिकता यही है कि आपका वॉलंटरीनेस होना चाहिए, स्वेच्छा से ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो पहले ही दिन पता था कि ऐसी परिस्थितियां रोज़ रोज़ आएंगी। मैंने बताया कि उसके पश्चात भी मेरे सामने कई ऐसे वाक़या और घटनाएं हुई हैं, परंतु हमारे कदम नहीं डगमगाए। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये राष्ट्र, ये भारत माता हमें इतना ताकत और स्नेह देती है, आशीर्वाद देती है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर कभी डगमगाए नहीं। सर, आपने कहा कि आपकी 2 गोलियां लग गई थी आतंकवादियों की और आप ड्रम की तरह से लुढ़कते हुए बचाव में थे। उस वक्त क्या आपको परिवार, बच्चे, रिश्तेदार याद आ रहे थे, या देशभक्ति आपको याद आ रही थी कि मैं अगर अपनी जान भी लुटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है? जैसा कि मैंने उस घटनाक्रम के बारे में बताया कि मेरे 2 साथी थे जो मुझे इवैक्यूएशन के लिए तैयार भी थे। हमारा एक परिवार जो हमारे यहाँ पे पैतृक निवास में है, उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण परिवार जो मेरी टीम और मेरे साथी मेरे साथ में रहते हैं, तो वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं और हमने कभी नकारात्मक भाव आने नहीं देते। परिवार का मेरे लिए हमेशा, मेरी पत्नी चाहे या मेरे बच्चे हों या मेरे परिवार का मोटिवेशन मेरे साथ में रहा है। उन्होंने कभी मुझे नेगेटिविटी नहीं लाने दी, क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद बहुत सी संभावनाएं बनती थी कि मैं शायद उस टीम को छोड़ देता, पर उन्होंने ही मुझे संबल दिया और मोटिवेट किया, नहीं, आपको अपना काम को अंजाम देना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल है। आपने कहा कि आपने छत्तीसगढ़ में भी सेवाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी ज़्यादा होते हैं। आपने दोनों जगह मुकाबला किया। आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उन जो अग्निवीर योजना भी है उसके अंदर भी नौजवान जाएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे खासतौर से राठ क्षेत्र के युवाओं को कि वो रास्ता न भटकें? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र के, मैंने उद्बोधन में भी यही कहा कि राष्ट्र के निर्माण में हमको सक्रिय योगदान प्रदान करना है। अब वो माध्यम चाहे कोई भी हो सकता है। आप शिक्षक बनकर भी एक राष्ट्र के निर्माण में योगदान प्रदान कर सकते हैं। आप एक सिविल डॉक्टर भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना जॉब देकर। और दूसरा एक माध्यम ये है कि डायरेक्टली आपको रिकॉग्निशन आप एज बीइंग ए सोल्जर भी आप अपनी देश की सेवाएँ दे सकते हैं। अग्निवीर एक अच्छी योजना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश की सेवा का
करने का मौका मिलेगा तो मैं युवाओं को संदेश दूंगा, आप अग्निवीर के तहत भी अपने बलों को ज्वाइन करें और अपनी देश की माँ भारती की सेवा में अपने अवसरों को तलाशें। सर अंतिम सवाल, मैंने फौजियों को इतना वक्ता नहीं देखा जिस तरह से आज आपने एक नेताओं की तरह से भाषण दिया, इतना शानदार भाषण दिया आपने कि क्या सोचा आपकी, क्या ये जज्बा कहाँ से आया कि आपके जो नेता बोलना चाहिए वो एक फौजी बोल रहा है? मैं आपको गोयल जी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, मैं नेता नहीं हूँ और नेता वक्ता भी नहीं हूँ, बट मेरे जो दिल में दर्द है, पीड़ा है, मेरा राष्ट्र है, मेरा परिवार, मेरा राष्ट्र मेरा परिवार है, इसका विकास होना मेरी जिम्मेदारी है। जो सामने बैठे थे वो सब मेरे भाई बहन हैं, तो हमारी साझा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम बहुत वक्त हो गया, हम मौलिक अधिकारों के में बात करते हैं। हर आदमी अपने सिविल राइट्स के बारे में जानता है, बट अपनी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोरल ड्यूटीज़ के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। तो बस एक जगाने की, और मैंने पहले उद्बोधन में भी कहा कि जब ऐसा अवसर मुझे मिलता है और युवाओं को जो कि भारत का भविष्य है उनको प्रेरित करने का मौका मिले, अवसर मिले, और कोई एक भी चिंगारी उसमें से निकल गई और देश को कहां से कहां लेके जाएगी, इसका आप भी और मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पता नहीं उस देश में, उस पंक्ति में, उस भीड़ में एक कोई होने वाला भारत का प्रधानमंत्री बैठा हो, बहुत अच्छा प्रशासक बैठा हो। तो मैं एथिकली चीज़ें की ज़रूर बात करता हूं कि हमेशा एथिक्स पे काम होना चाहिए। डॉक्टर हो तो अच्छा डॉक्टर हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो तो सिविल अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, एक नेता हो। पॉलिटिक्स सिस्टम को हम क्रिटिसिज्म से जोड़ते हैं, हमेशा व्यंग करते हैं कि वहाँ करप्शन है, तो उसको कौन सुधारेगा? ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। कुछ हम में से निकलें, कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को लेके आएँ और उसको करेक्ट करें। आपने अभी स्वागत समारोह के दौरान मेरे को बताया कि हम कश्मीर की वादियों में राज 24 चैनल देखते हैं साथियों के साथ में, क्या कहेंगे सर? सर मैं अपने स्थानीय क्षेत्र से सबका जुड़ाव होता है, और जब मुझे आपके चैनल स्टार्ट हुआ इनिशियल से ही, तो मुझे मेरे गांव की, मेरे आंचल की रोज़मर्रा की नई ताज़ा खबरें मिलती रहती है। तो मैं राज चैनल का और जो ये प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, मैं इनका सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमें इतने सुदूर क्षेत्र में भी हमें अपने क्षेत्र की जानकारियाँ तत्काल प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शौर्य चक्र से सम्मानित हमारे क्षेत्र के, राठ क्षेत्र के, जो हमें भी गर्व होता है, हमारा सीना चौड़ा होता है कि ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे हम सांस भी नहीं ले सकते, ऑक्सीजन की बेहद कम वहाँ पे मात्रा होती है। लेह के अंदर मैं भी 1 महीना ही रह के आया था, वेट कैंटीन के अंदर हमारी कैंटीन थी, और मेरे फौजियों को बहुत नज़दीक से देखा है। तो वहाँ का जो वातावरण होता है, उस परिस्थितियों में हमारे क्षेत्र का जब कोई जवान अगर देश का नाम गौरव करता है तो एक फ़ख्र की बात है। देखते रहें राज 24। नमस्कार। इंदु हॉस्पिटल नीमराना राठ क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMS जयपुर, और जाने माने डॉक्टर आवेश, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदु हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निःशुल्क उपचार